दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो, क्योंकि दोस्तों अब आपका एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है। तो हम टोटल 5 रिवीजन वीडियो देंगे और इस 5 रिवीजन वीडियो में टोटल हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके देने वाले हैं। तो टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें हम लोग 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें, क्योंकि दोस्तों वही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आपसे प्रश्न छूट सकता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और दोस्तों 4 सेट और अपलोड करेंगे, तो उसको भी आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है, यानी कि निषेचन के बाद बीजांड है वो किस चीज में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बीज में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए कहता है अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। दोस्तों अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, तो समसूत्री और असमसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है कि नर में बांध्याकरण को क्या कहते हैं। दोस्तों नर में बांध्याकरण कहने का मतलब हुआ नसबंदी, यानी कि नर में नसबंदी को क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है वैक्सोटोमी। क्या कहा जाता है, वैक्सोटोमी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए कहता है कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति कैपिटल एफ वाले पौधे कैसे थे। यानी कि मेंडल जब प्रयोग किया था तो उसमें प्रथम संतति यानी कि जिसको कैपिटल एफ से डिनोट किया था वो कैसे पौधे थे, तो वह लंबे पौधे थे। कैसे पौधे थे, लंबे पौधे थे। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में अंडाशय, तो अंडाशय है, गर्भाशय ये भी है, शुक्रवाहिका। तो दोस्तों शुक्रवाहिका मानव मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है। उसके बाद डीबी वाहिनी भी है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, यानी कि पतियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना, जिसको कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों पतियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो ब्रायोफाइलम में होता है। क्या किस में होता है, ब्रायोफाइलम में। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो विभिन्नता का मुख्य कारण होता है अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि जीवों में विभिन्नता होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है। दोस्तों मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है, तो देखिए 8 का सही आंसर कौन सा होगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर देखिए नर का पूछेगा, यहाँ पर अगर नर का पूछेगा तो नर का होता है XY, और अगर मादा का पूछेगा तो XX होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मानव का लिंग गुणसूत्र कौन है, तो मानव का हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि दोनों होता है वो मानव का ही होता है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष का नहीं पूछा गया है, तो इस तरह के प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो देखिए इसको आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो सकता है। तो देखिए सूखे घास पत्ते, देखिए ये अपघटित हो सकता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन पॉलीथीन बैग है, रबर है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, तो ये सब अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर आता है। तो देखिए मछली किस स्थान पर आएगा, तो देखिए तालाब का आहार श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, तो जो हरित शैवाल होगा, यानी कि जो तालाब में काई वगैरह होगा वो होगा पहला आहार श्रृंखला में। उसके बाद छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे उसमें कीड़े मकोड़े हैं वो उसको खाएगा। तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद देखिए उसको कौन खाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर उसको मछली खाएगा, यानी कि जो छोटे छोटे कीट है उसको कौन खाएगा, मछली खाएगा। तो मछली कहाँ पे हो गया, तो तृतीय उपभोक्ता हो गया। पहला हो गया उत्पादक और दूसरा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता।
और दूसरा कौन हो गया, तो द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मछली हो जाएगा कौन सा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों उपभोक्ता कौन, जो जो उत्पादक का उपभोग करता है उसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। तो देखिए हरे पौधे क्या है, उत्पादक है। नील हरित शैवाल क्या है, उत्पादक है। जंगली जानवर, तो देखिए जंगली जानवर क्या है, तो यह उपभोक्ता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और बाकी फूल और पत्ते क्या है, उत्पादक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, कहता है कि इनमें ग्रीन हाउस गैस, दोस्तों ग्रीन हाउस गैस को कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, यानी कि CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए देखिए कहता है कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, आपको पता होगा। अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक और उत्तल लेंस के लिए धनात्मक। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इसको हम बहुत बार बता चुके हैं। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल। देखिए 15वां सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो देखिए समतल दर्पण इसमें भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि तीनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। दोस्तों प्रकाश तरंग है वो किसका उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का उदाहरण, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा। अब देखिए सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। तो देखिए जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा उसको हम लोग कहेंगे विरल माध्यम, और जिससे प्रकाश का चाल कम होगा उसको हम कहेंगे सघन माध्यम। और सघन माध्यम और विरल माध्यम हम लोग दो माध्यम की तुलना करके बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया एयर, ये हो गया एयर और ये माध्यम हो गया वाटर। तो वाटर क्या होगा, वाटर हो जाएगा सघन माध्यम और एयर कौन हो जाएगा, विरल माध्यम। तो कह रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश का चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, तो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगा। इसको आपको पता होगा कि सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में प्रकाश का चाल होगा वो अधिक होगा। तो 17 का सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि इंद्रधनुष का बीच का हिस्सा किस रंग का होता है। दोस्तों इंद्रधनुष का बीच का जो हिस्सा होता है वो किस रंग का होता है, तो हरा होता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 19वां क्वेश्चन। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र दो है अतः इसका दृष्टिकोण होगा। दोस्तों मानव नेत्र का दृष्टिकोण कितना होता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है 180 डिग्री, उसके बाद दिया गया बी में 150 डिग्री, उसके बाद सी है 160 डिग्री और डी है 120 डिग्री। तो दोस्तों जो मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र होता है उसको हम बहुत बार बताए हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर 180 डिग्री होगा या फिर 150 डिग्री होगा या फिर 160 डिग्री होगा या फिर 120 डिग्री होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि 19 का सही आंसर कौन सा होगा। हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें होता है। तो दोस्तों जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा उसको उसमें कौन सा दोष होगा, तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। यानी कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष, अगर दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा तो उसको निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह, यानी कि मानव नेत्र में कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल पर बनता है। कौन से भाग पर, दृष्टि पटल, यानी कि इसी को कहा जाता है रेटिना, इसी को रेटिना भी कहा जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है या फिर दृष्टि पटल पर बनता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 30,000 ओम। कितना होता है, 30,000 ओम होता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा प्रतीत होगा। दोस्तों लाल गुलाब को जब हम लोग हरे प्रकाश में देखेंगे तो काला दिखलाई पड़ेगा। कैसे, तो देखिए हरा प्रकाश और लाल प्रकाश को अगर हम लोग मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, काला बनेगा। चलिए उसके बाद देखिए
कहता है कि आवेश का मात्रक है। दोस्तों आवेश का सही मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस है, वो उत्तरदायी है। इसी को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सौर कुकर, देखिए सौर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सौर कुकर, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको कहा जाता है सौर ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पर सौर कुकर है, तो सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए कौन सा ऊर्जा प्रयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको इस तरह से आंसर पकड़ना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप बन रहा है, यानी कि अवक्षेप कैसा पदार्थ होता है, जो जल में विलय नहीं होता है, उसको अवक्षेप कहा जाता है। तो अगर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो वह कौन सा अभिक्रिया होगा, तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि 2Mg प्लस O2 उसके बाद डैश 2MgO यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यह कैसे अभिक्रिया है। तो देखिए 2Mg प्लस O2, तो देखिए दोनों संतुलित है, यानी कि यह संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आप लोग देख लीजिए कि इसमें 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 क्योंकि आ गया है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि Zn प्लस CuSO4 उसके बाद डैश ZnSO4 प्लस Cu। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जिंक है, इससे अभिक्रिया करके यहाँ पर देखिए कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि यह कैसा अभिक्रिया हुआ। तो देखिए 30 का हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जहाँ पर जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो यह कैसा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3 होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 32 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। यानी कि कोई जल है उसमें अगर हम लोग अम्ल मिलाएंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि अम्ल में क्या होता है, तो अम्ल में हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग जल में हम लोग अम्ल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि कौन दुर्बल अम्ल है। दोस्तों कौन दुर्बल अम्ल, दुर्बल मतलब आपको बताएं कि कमजोर होता है, और जिसमें जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना दुर्बल होगा। तो देखिए इसमें दुर्बल अम्ल कौन होगा, CH3COOH, यानी कि यह दुर्बल अम्ल है। और परबल अम्ल H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये सब परबल अम्ल का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। दोस्तों अम्ल और भस्म, यानी कि अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, तो लवण बनता है। इसको आपको पता होगा क्या बनता है, लवण बनता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इसको भी बहुत बार बताए हैं कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें विजातीय यौगिक कौन है, तो इसे विजातीय यौगिक हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। दोस्तों कोई धातु है वो हथेली पर पिघलने लगती है, तो हथेली पर कौन सी धातु पिघलती है, तो सीजियम पिघलती है। कौन सी धातु, सीजियम, यानी कि सीजियम का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि जो हमारा हथेली का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर सीजियम है वो पिघलने लगता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 37 नंबर सवाल। देखिए 37वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों सिल्वर यानी कि चांदी और सोने जैसे महंगे धातु का जो परिष्करण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक कौन है। दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक कौन हो जाएगा, तो COOH हो जाएगा। कौन हो जाएगा, COOH, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि सबसे पहला
कार्बनिक यौगिक जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाया गया था। अब देखिए सवाल यह आता है, यहाँ पर पूछा गया कि यूरिया का संश्लेषण किसने किया, यानी कि यूरिया को किसने बनाया था। तो यूरिया को किसने बनाया था, वोहेलर ने बनाया था। किसने बनाया था, वोहेलर ने। और दोस्तों वोहेलर था वो जे बर्जीलियस का क्या था, तो इसका चेला था, यानी कि जे बर्जीलियस इसके गुरु थे। और दोस्तों जे बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी लाए थे, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था। तो उसी का उल्लंघन किसने किया, वोहेलर ने किया, और यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया। इसको आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। दोस्तों कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो देखिए सहसंयोजी यौगिक आपको ऑप्शन दिया हुआ है CH4, उसके बाद NaCl दिया हुआ है, उसके बाद CaCO2 दिया हुआ, सॉरी CaCO2, उसके बाद Na2 दिया हुआ है। तो इसमें सहसंयोजक यौगिक कौन है, तो CH4 है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मेथिल अल्कोहल। दोस्तों मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है मेथेनॉल। मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनॉल होता है, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। यानी कि मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें उसका जो मापदंड था वो क्या था, यानी कि उसका आधार क्या था, यानी कि जो आवर्त सारणी बनाया था उसको किस आधार पर परमाणुओं को अरेंज किया था, यानी कि सजाया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ बनाया है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर ही आधारित है। चलिए उसके बाद देखिए अतः वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों वर्ग 1 यानी कि जो प्रथम वर्ग के तत्व है उसको कहा जाता है क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है। दोस्तों उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन है, तो देखिए वृक्क यानी कि किडनी भी है, मूत्रवाहिनी भी है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग ये भी है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि तीनों है वो उत्सर्जन तंत्र में है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। दोस्तों पौधे यानी कि पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मछलियों में श्वसन होता है। दोस्तों मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि मछलियों में श्वसन होता है गलफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, गलफड़ा के द्वारा। और गलफड़े को क्या कहा जाता है, गिल्स कहा जाता है। गलफड़ा को क्या कहा जाता है, गिल्स कहा जाता है इंग्लिश में, और इसी को क्लोम भी कहा जाता है, यानी कि गिल्स के द्वारा मछलियां हैं वो सांस लेती है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 47 नंबर सवाल। देखिए 47वां सवाल कहता है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। दोस्तों कूटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे इसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, यानी कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो 120 mmHg होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन क्या है। दोस्तों ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है, ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग जानते होंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वह जो फेस होता है उसको बड़ा करके दिखलाता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। इसको इस तरह से आप लोग लॉजिक के साथ याद रखिए। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या है। दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होता है 2। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन
यहाँ पर हो जाएगा ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और दोस्तों आपका रिवीजन है वो किस तरह से हो रहा है, और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो आप लोग ये काम जरूर कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 55 नंबर सवाल। देखिए 55 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। यानी कि कॉर्निया का दोष यानी कि जो नेत्र गोलक होता है उसका पूरी तरह से गोलीय न होने का कारण जो उस नेत्र दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अबिंदुकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबिंदुकता कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि के लिए तो अवतल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, इसको आप ऐसे याद रखिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस, सॉरी दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो यानी कि जो जनरेटर होता है उससे दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, एसी और डीसी दोनों। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, यानी कि विद्युत चुंबक है वो किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबक नरम लोहा से बनाया जाता है। किस लोहा से, तो नरम लोहा से बनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। दोस्तों कोई भी कंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा यानी कि प्रतिरोध होगा उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनरेटर कहा जाता है, यानी कि जनित्र कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है। दोस्तों फ्लेमिंग का वाम हस्त के नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा की ओर संकेत करता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा को संकेत करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों विद्युत जनित्र यानी कि जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बहुत आसान क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो यूरेनियम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? यूरेनियम से प्राप्त होता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए कहता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। दोस्तों कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो देखिए कोयला, पेट्रोल, उसके बाद सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो इसमें नवीकरणीय कौन है, तो नवीकरणीय हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए उसके बाद देखिए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। यानी कि ऑक्सीकरण होता है। भोजन किससे पचता है, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो वह भोजन में जाकर क्या होता है, जुड़ता है। यानी कि भोजन में ऑक्सीजन जुड़ता है और इस अभिक्रिया को कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि CaCO3 उसके बाद डैश CaO + CO2 उपयुक्त किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यह किस प्रकार की अभिक्रिया आप लोग देख सकते हैं कि यह अपघटन अभिक्रिया है। यानी कि एक यौगिक है वो दो यौगिक में यहाँ पर टूट रहा है, यानी कि अपघटित हो रहा है। तो यह कैसा हो जाएगा, तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों अभी हम बात किए थे कि भोजन का पचना या फिर श्वसन कैसे अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए श्वसन पूछा गया है, तो श्वसन से क्या होता है, हम लोग ऊष्मा निकलता है। यानी कि जब हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यानी कि कहेगा कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो भोजन, अगर भोजन का पचना होता है उपचयन, लेकिन श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं श्वसन कैसे अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया बोलने में, तो आप लोग देख लीजिए इसको।
उसके बाद देखिए कहता नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर 2CO + O क्या हो रहा है 2CO। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपकरण, कॉपर का नाइट्रेशन और यहाँ पर दिया गया है A और B दोनों। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। तो देखिए अम्लीय पदार्थ कौन होगा, नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो देखिए यहाँ पर नारंगी का रस कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी कि वह अम्लीय होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान किसके बराबर होता है, तो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन लवण है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो देखिए यहाँ पर लवण कौन हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। दोस्तों लवण कौन सा हो जाएगा, K2SO4। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। दोस्तों सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है सोडियम, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है सोडियम। उसके बाद होता है पोटेशियम। चलिए उसके बाद कहता है कि इनमें से कौन सी धातु चमकीली है। दोस्तों कौन सी, यहाँ पर कौन सी अधातु चमकीली है। तो यहाँ पर देखिए अधातु पूछा गया है, तो जो आयोडीन है वो चमकीला होता है, यानी कि आयोडीन अधातु होती है भी चमकीला है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं होगा, तो लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर, इसमें हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों हम क्वेश्चन को फास्ट लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग भी इसी प्रकार से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। तो आप लोग रिवीजन करने में ज्यादा समय दीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। उसके बाद देखिए जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन का जो वास्तविक स्रोत है वो कौन सा है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया नाभिकीय संलयन, बी है चंद्रमा, सी है सूर्य और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन की जो ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है वो कौन है, तो सूर्य है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण कैसे अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन अवकारक है। दोस्तों निम्न में से कौन अवकारक है, तो हाइड्रोजन है वो अवकारक है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है। दोस्तों बूझा हुआ चूना कौन है, तो आप लोग जानते होंगे कि जब चूना में पानी मिला दिया जाता है तो उसको कहा जाता है बूझा हुआ चूना, और जो काली चूना होता है वो CaO होता है, और बूझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल 2, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम, सॉरी रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, यानी कि जो कठोर जल होता है उसमें कपड़ा आसानी से नहीं धोआता है, यानी कि कपड़ा ठीक से साफ नहीं होता है, तो उसको मृदु बनाने के लिए यानी कि मीठा बनाने के लिए सोडियम के कौन सा यौगिक मिलाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है धोवन सोडा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इनमें कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है, यानी कि मरकरी पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे जो थर्मामीटर होता है उसका जो यहाँ पर जो उसका वाल्व होता है इस तरह से, उसमें क्या होता है, यहाँ पर पारा होता है, और पारा हमेशा आप लोग देखते होंगे कि द्रव अवस्था में रहता है, और जब यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाता है तो जो पारा है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। तो आप लोग देखे होंगे कि थर्मामीटर में क्या होता है, तो मरकरी होता है, यानी कि पारा होता है, और ये हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। चलिए उसके बाद देखिए 85 नंबर सवाल। 85 नंबर सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किस तरह का लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि लोहे को संक्षारित, यानी कि लोहे को संक्षारित मतलब होता है जंग लगना, तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन, यहाँ पर एक देखिए पेंट करके, एक है यशद का लेपन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि लाभकारी यानी कि इकोनॉमिकल कौन सा लाभकारी होगा। तो देखिए पेंट होता है वो सस्ता होता है, इसको हम लोग चढ़ा करके लोहे को हम लोग बचा सकते हैं, और लोहा इतना ज्यादा महंगा धातु नहीं होता है। और लेकिन एक उपाय और होता है, इस पर हम लोग यशद लेपन यानी कि जस्ता का लेपन करके भी हम लोग लोहे को बचा सकते हैं, लेकिन जस्ता बहुत महंगा होता है। तो यहाँ पर कहा रहा है कि ले चढ़ाना लाभकारी, तो लाभकारी क्या होगा, पेंट करके, यानी कि सबसे ज्यादा लाभ हमको क्या होगा, लोहा भी बच जाएगा और ज्यादा पैसा भी खर्चा नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पेंट करके, लेकिन हम लोग यशद लेपन के द्वारा भी हम लोग इसको हम लोग संचारित होने से बचा सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, पेंट करके होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 86 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। तो दोस्तों जब हम लोग धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसको आप लोग इस तरह से थ्योरी याद रखिए, जब हम लोग धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, तो एल्किन में होता है, CnH2n, यानी कि जो एल्किन होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप लोग देखिए कि कौन सा इसमें 3 आबंध, सॉरी 2n-2 होता है। ये देखिए एल्किन एल्काइन में होता है। तो देखिए कौन है जो एल्काइन है, तो देखिए एल्काइन यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि ये है एल्काइन का सदस्य, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए पूछ दिया कि कौन संतृप्त है, तो दोस्तों जो एल्केन होता है वो संतृप्त होता है, और बाकी एल्किन और एल्काइन होता है वो असंतृप्त होता है। तो इसमें कहा जाएगा कि संतृप्त कौन है, तो संतृप्त हो जाएगा CH4, और बाकी ये सब जितना भी है वो असंतृप्त है। चलिए देखिए कहता है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, तो यह एक कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है। चलिए उसके बाद देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक, तो इसको कहा जाता है एल्किन। देखिए इसको क्या कहा जाता है, एल्किन कहा जाता है। और यहाँ पर 2n-2 रहेगा तो एल्काइन, और 2n+2 रहेगा तो एल्केन। चलिए उसके बाद देखिएगा था कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है। दोस्तों आवर्त सारणी में जो धातु है वो किस ओर स्थित होता है, तो बाईं ओर स्थित होता है। किस ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितना आवर्त है, 7 आवर्त है, यानी कि क्षैतिज कतार कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए उसके बाद देखिए कहता है धमनियों का कार्य। दोस्तों धमनियों का कार्य क्या होता है, तो धमनियों का कार्य होता है शुद्ध रक्त का वहन करना, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला है। दोस्तों कृत्रिम वृक्क यानी कि जो हमारा जो किडनी होता है वो नहीं, कृत्रिम रूप से जो वृक्क लगाया जाता है, यानी कि कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित जो किडनी होता है वो किस क्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, तो यह डायलिसिस द्वारा निकालता है, यानी कि अपवहन द्वारा निकालता है। तो 93 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए देखिए कहता है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग, यानी कि आहार नाल हमारा आप लोग जानते होंगे कि बहुत लंबा होता है, तो सबसे लंबा जो आहार नाल का भाग है वो कौन सा है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है छोटी आंत, यानी कि क्षुद्रांत भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए 95 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि इनमें इसके शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। दोस्तों जो किसका तापक्रम है, जो पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है, तो देखिए स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, और इनमें से सभी इनमें से कोई नहीं। तो जो सरीसृप होता है उसका जो ताप होता है वो पर्यावरणीय ताप पर निर्भर करता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। दोस्तों कवक में कौन सी पोषण की विधि है, तो मृदुजीवी पोषण होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 97 नंबर सवाल देख लीजिए। कहता है कि पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है। दोस्तों पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है। दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, और अमीबा में द्विखंडन या फिर विखंडन होता है। उसके बाद देखिए कहता है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो जो शरीर का तापक्रम होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से नियंत्रित होता है। दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव के जो ऊपरी सिरा होता है, यानी कि जो मस्तिष्क होता है उसमें पाया जाता है।
चलिए उसके बाद देखिए 100वां क्वेश्चन, और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। कहता है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक कौन है। दोस्तों जो मनुष्य में सोचने वाला ऊतक है वो कौन सा है, तो तंत्रिका ऊतक है। कौन सा ऊतक है, तंत्रिका ऊतक, यानी कि तंत्रिका तंत्र है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और दोस्तों बाकी का 4 वीडियो हम जल्द अपलोड कर देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।